नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में आज समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को और जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से जिम्मेदार है। शुरू करते हैं। प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाइए। तो पिछले दिनों जो हम जीवाश्म ईंधन का हम अधिक उपयोग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब से पूरे वैश्विक स्तर पे ताप की वृद्धि तेज हो गई है। पिछले दिनों वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है और वातावरण में जो वैश्विक ताप है, उनके बीच में जब संबंधों को अध्ययन किया गया तो उसने स्पष्ट जाहिर कर दिया कि जो मानवीय गतिविधियां हैं उनसे जो CO2 की मात्रा बढ़ी है, उसी से हमारे वैश्विक स्तर पे ताप की वृद्धि के कारण हो रहे हैं। और इस ताप वृद्धि को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया। और जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल था क्लाइमेटिक चेंज का, IPCC, वो बनाया गया यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल वार्मिंग को महत्ता देनी शुरू कर दी। जो हरित घर प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो धरती के द्वारा जो ताप में वृद्धि अनुभव की जा रही है उसे कहते हैं। और इसका कारण कुछ खास तरह की गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में रहते समय सूरज से जो विकिरण आते हैं, उन विकिरणों को पुनः उत्सर्जन ना करके धरती के वातावरण में ही ऊर्जा को रोक लेना है। और ये जो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं, उसमें जो वातावरण में वाटर वेपर है, जो पानी की वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इन गैसेस के प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हरे वनस्पति को ठंडे प्रदेशों में विकसित करने के लिए हम कांच के पैनल्स का एक ग्रीन हाउस बनाते हैं। और इन गैसेस का और उस ग्लास पैनल की वर्किंग एक जैसी है। और ग्लास पैनल का जो घर जैसा वातावरण है वो हरे प्लांट्स के लिए बनाया हुआ ग्रीन हाउस कहलाता है। इसलिए इन गैसेस के प्रभाव को भी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहना शुरू कर दिया। सूर्य के विकिरण जब धरती के वातावरण में एंटर करते हैं तो ऊपरी जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी और उच्च ऊर्जा के दूसरे विकिरणों की भारी मात्रा को अवशोषित कर लेती है। दृश्य, अवरक्त और हल्की मात्रा में पराबैंगनी विकिरण धरती की सतह पर पहुंचते हैं तो जमीन, पानी की जो हमारी समुद्री सतह है और जो बायोस्फीयर है वो सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। एक बार जब ये अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वही बॉडीज इसको री एमिट करके एटमॉस्फेयर में फेंकती है। कुछ ये रेडिएटेड एनर्जी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वापस स्पेस में चली जाती है और इसका बड़ा हिस्सा एटमॉस्फेयर में ही ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा रोक कर रखा जाता है। और ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी धरती की सतह का तापमान है वो इतना गर्म नहीं रहेगा कि हम मानव जीवन यापन कर पाएं। तो हमारे जीवन यापन की सुरक्षा के लिए धरती के ताप को अधिक बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इन गैसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन ग्रहों पर इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है वो बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं और वहां जीवन की संभावनाएं नहीं हो सकती। धरती के वायुमंडल में जो दो सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध गैसेज हैं, नाइट्रोजन जो 78% है और ऑक्सीजन जो 21% है, वो कोई भी विशेष प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनाती है। वहीं जो वाटर की वेपर अवेलेबल है वो सबसे प्रमुख कारक है ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाने वाला। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दूसरा बड़ा कारण है। हालांकि मेथेन, नाइट्रस के ऑक्साइड्स, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो दूसरी गैसेज एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, भले ही वो थोड़ी मात्रा में हो पर वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में अच्छा कंट्रीब्यूशन करती हैं। और पिछले दिनों जब इस तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के साथ मजबूत हो रहा है, हमारी जो धरती है वो सामान्य से ज्यादा गर्म हो रही है। और ये जो एक्स्ट्रा गर्मी धरती की सतह पर वैश्विक स्तर पर हो रही है, इससे सभी प्रकार के जीवों पर, मानवों पर, प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत भारी समस्याएं आ सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का विस्तार क्यों हो रहा है उसे समझते हैं। बहुत सारी मानवीय गतिविधियां इस प्रकार की है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बनाती हैं। और इस तरह से जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा लगातार एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है। जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी जो बर्निंग और कंबशन है, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़
रही है। जो जंगलों में पेड़ों का काटना है और उन्हें जलाना है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने का कारण बन रहा है। कुछ ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमने ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए पहले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज कर रहे थे उनकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज कर रहे हैं। इन्हें हम हेयर स्प्रे कैंस में, फ्रिजेज में, फोम प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो भी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही है। जब ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ रही है तो एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है और इससे हमारी धरती गर्म होती जा रही है। इन सब एडिशनल मानवीय गतिविधियों ने जो प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट था उसे ज्यादा मजबूत कर दिया है। जो इस तरह से जो एंड रिजल्ट आ रहा है इस एडिशनल ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वही मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज बिना किसी मानवीय गतिविधियों के प्राकृतिक रूप से भी हमारे पर्यावरण में उपस्थित हैं, जिनमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं जो केवल मानवीय गतिविधियों से वातावरण में आ रही हैं और उनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs हैं, परफ्लोरोकार्बन्स PFCs हैं और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्राएं मानवीय गतिविधियों से पिछले 200 सालों में हमने इंक्रीज करना जारी रखा है और पिछले दिनों ये और ज्यादा तेज हुआ है, उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा मजबूत कर दिया है। और जो कंप्यूटर के क्लाइमेट मॉडल्स हैं और साइंटिफिक एस्टिमेशंस हैं, वो कहते हैं कि अगली शताब्दी के शुरुआत में 2100 ईस्वी सन में हमारा जो वैश्विक ताप है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थितियां बना भी रहा है और आगे भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज में जो हम फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं वो सबसे बड़ा स्रोत हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः हो रही है। इसके अलावा कुछ मात्रा में मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। जो हमारे मैन मेड कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज में, उसमें सबसे बड़ा अंश कार्बन डाइऑक्साइड का 64% है। मेथेन हालांकि मात्रा में कम है लेकिन उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग 17% के आसपास है। नाइट्रस ऑक्साइड भी 6% कंट्रीब्यूट कर रही है। कुछ दूसरी गैसेज भी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर रही हैं। हमारी परीक्षाओं में ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में एक विस्तृत नोट लिखने के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो मानवीय गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रही हैं, उनमें सबसे बड़ा अंश कार्बन डाइऑक्साइड का है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, ऑयल हो, उसकी बर्निंग और कंबशन से आ रही है। कुछ सॉलिड वेस्ट है, उसकी बर्निंग से, ट्रीज और वुड के प्रोडक्ट्स की बर्निंग से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, वो भी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ मात्रा में एटमॉस्फेयर से वापस भी कार्बन में बदली जाती है जब ग्रीन प्लांट्स उन्हें अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस से जो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल है उसे चलाते हैं। और कुछ अंश तक कार्बन डाइऑक्साइड का ये बैलेंस बनाने की गतिविधि ग्रीन फॉरेस्ट, प्लांट्स और वेजिटेबल्स हमारी रक्षा के लिए करते हैं। जो दूसरा मैनमेड ग्रीन हाउस कॉजर है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो बहुत सारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में आता है। कुछ नाइट्रोजन के फ्यूल्स को जब हम कंबशन करते हैं और जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाया जाता है तो वातावरण में नाइट्रस के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। मेथेन हालांकि मात्रा में कम है लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। ये कोल, नेचुरल गैस और ऑयल के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पैदा होती है। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज होता है, जो दलदली जमीनें हैं वहां पर जब ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं तो मेथेन पैदा होती है। पशुपालन की बहुत सारी एक्टिविटीज में भी मेथेन का प्रोडक्शन होता है। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या परफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंथेटिक और बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल दूसरी एप्लीकेशन से भी वातावरण में आती हैं। इन गैसेज का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इनकी मात्रा कम है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करने में ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रही हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रस ऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की तुलना में अपने एक मॉलिक्यूल में 270 गुना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं मेथेन का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है।
है। हालांकि मात्रात्मक रूप से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण सबसे मुख्य जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंट्रीब्यूटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हमें परीक्षाओं में ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा जो वेदर है, मौसम है, उस पर अलग अलग विश्व के भागों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं। कुछ जगह पहले से ज्यादा सूखी हो सकती हैं, वहीं किन्हीं जगहों पर ज्यादा रेनफॉल हो सकती हैं। हालांकि सभी इलाकों में गर्मी का बढ़ना होगा, लेकिन हो सकता है कि इन एक्टिविटीज से कुछ इलाके पहले से थोड़े ठंडे हो जाएं। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स, तूफान आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बाढ़ और सूखे की घटनाएं ज्यादा होने लगेंगी और किसी को यह पहले से मालूम नहीं होगा कि विश्व के कौन से भाग में किस तरह की बुरे असर आएंगे। इस तरह का अनियंत्रित मौसम में जो परिवर्तन है वो सभी प्रकार की फसलों की उपज को प्रभावित करेगा और जो प्लांट्स, एनिमल्स और हम मानव लोग हैं उन्हें अपना सर्वाइवल इन बदली हुई परिस्थितियों में पहले से ज्यादा मुश्किल जान पड़ेगा। समुद्र में पानी के स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग का अच्छा असर आएगा। पूरे विश्व में जब टेम्परेचर की बढ़ोतरी होगी तो समुद्रों में और महासागरों में पानी की मात्रा पहले से ज्यादा हो जाएगी। जो अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट होंगी वो सभी समुद्रों में आ जाएंगी और पूरी दुनिया भर में सी का जो स्तर है वो 20 से 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा अगले 1 दशक या 2 दशक में। और इस तरह का जो सी लेवल में बढ़ोतरी होगी उससे नीचे के इलाकों के जो तटीय क्षेत्र हैं पूरी दुनिया भर में, खासतौर से नीदरलैंड और बांग्लादेश के, वहां पर लोगों को बहुत भारी खतरा आसन है, बिल्कुल सामने है। और बहुत सारे लोगों को इस तरह के समुद्री तटीय इलाकों को छोड़कर बाढ़ के खतरों से बचने के लिए दूसरी जमीनी भागों में स्थानांतरित होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के घर, व्यापार के स्थल और आय के स्रोत छूट जाएंगे और अगर बाढ़ जैसी स्थितियां बनेगी तो बहुत सारे लोग तबाह भी हो जाएंगे। खेतीबाड़ी, फार्मिंग पे ग्लोबल वार्मिंग के असर सामने दिख रहे हैं। जो हमारे मौसम में भारी परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अलग अलग हिस्सों में जो क्रॉप की पैटर्न्स थे वो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कुछ फसलें गेहूं और राइस हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे पहले से ज्यादा उपज देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं जो मेज और शुगर कैन है उनकी जो उपज है वो घटनी दिख रही है। बहुत सारी जगहों पर जो रेनफॉल में कमी हो आ रही है उनसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित हो रही हैं और ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं कुछ देशों के पास खाने के भोजन की कमी दिख रही है। ब्राजील, कुछ एशिया के हिस्से, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना का कुछ भाग है वो ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा प्रभावित होगा। उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा प्रभावित होगी और वहां खाद्यान्न की कमी देखी जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का हम मानवों, प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर भी भारी असर आएगा। जब सभी जगह पे मौसम और ताप में परिवर्तन होंगे तो बहुत सारे जंतुओं के जो रहने के स्थान हैं, प्लांट्स की जो पोजीशंस हैं पूरी दुनिया भर में, उनमें बदलाव आएंगे। जैसे पोलर एरियाज में जो बियर और सील्स रहती हैं ठंडे जगहों पर, उन्हें वहां जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई नई जगह अपने शिकार और रहने के लिए ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स को इन परिवर्तनों को सहन करने की शक्तियां नहीं होने के कारण खत्म भी, एक्सटिंग्विश भी होने की स्थितियां बनेगी और ऐसा दिख भी रहा है। हम मानवों पे इस क्लाइमेटिक चेंज का स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ेगा। बीमारियां और रोग बढ़ेंगे। सीवियर वेदर कंडीशंस, फ्लड्स और हीट के एक्सपोजर्स हैं वो परेशानियां बढ़ाएंगी। एलर्जी संबंधी डिजीजेज ज्यादा होंगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। क्लाइमेट के चेंज से हमारा जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी मात्रा घटती जाएगी। कहते हैं पीने के पानी एक बड़ी भारी संकट आने वाले दिनों में होने वाला है। लोगों के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड, रहने के स्थान और अच्छी सोशल कंडीशंस भी इनसे प्रभावित होंगी और सभी प्रकार के संकट ग्लोबल वार्मिंग से हम मानव जगत को सहना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पे ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग होंगी उससे बहुत सारी तरह की संकट हमारे सामने हैं। पानी से जनित रोग बढ़ेंगे, मेल न्यूट्रिशन की शिकायतें आएंगी, कोस्टल इलाके में फ्लडिंग्स होंगी, बहुत सारी पॉपुलेशन को अपनी जगह से दूर विस्थापित होना पड़ेगा। नई तरह की ऐसी बीमारियां मिलेगी जिनके प्रति मानवों में इम्यूनिटी कम होगी और उनके इलाज भी हमें मालूम नहीं होंगे। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से हो सकते हैं। इसीलिए 1998 को जापान में क्योटो में हमने एक क्योटो
प्रोटोकॉल है उसकी नेगोशिएशन की और सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने ये तय किया गया कि जो मानव निर्मित जो कारण है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के, चाहे वो CO2 हो, मेथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो या परफ्लोरोकार्बन हो या सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, उनकी कंजम्पशन जो उनकी एमिशन की मात्रा है वो 1990 का जो हमारा स्तर है उससे भी 5% नीचे ले जाएंगे। और जो क्योटो में हमने प्रोटोकॉल तय किया था उसको बोन में 186 देशों ने साइन करके पालना की गारंटी दी है। और इन सब कार्यों से ग्लोबल वार्मिंग पे हल्का कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन चीन और भारत जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिन्होंने आर्थिक रूप से उन्नति तेजी से करनी शुरू की है, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ाई जा रही है वो आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा संकट की स्थितियों में सामने ला सकता है। इसलिए हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के बारे में सोचना होगा। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको ग्रीन हाउस गैसेज और उनके इफेक्ट्स के बारे में समझ बनी होगी और आपको ग्लोबल वार्मिंग कितना चिंताजनक है ये भी समझ आया होगा। आप परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अच्छी तरह से कर पाएंगे और इन विषयों को समझकर हमारी दुनिया को ज्यादा बेहतर जीवन की जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।